हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ लिमिटिंग लाइन ऑफ नाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन सीरीज होती है, तो उस लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, ये हमें बताना है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से डायरेक्टली फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है ना। तो अगर हम एनर्जी लेवल को सिंपली लाइन से बनाए इस तरीके से, ऐसे है ना, सर्कुलर नहीं बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज n इक्वल्स टू 1, फिर सेकंड एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 2, फिर थर्ड एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 3 लाइकवाइज, है ना। और ये टोटल लास्ट एनर्जी लेवल दैट इज इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। ओके, अब देखो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, इस तरीके से आगे बढ़ते जाती है ना। और ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट से 1 तक। ठीक है, और इन लाइन्स को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रल लाइन कहा जाता है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बनाती है, मिलकर लाइमन सीरीज बनाती है, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, अब हमसे पूछा है कि लाइमन सीरीज की लिमिटिंग लाइन। तो देखो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन लाइंस में जो ये वाली लाइन है वो फर्स्ट लाइन कहलाएगी, फिर ये वाली लाइन सेकेंड लाइन, फिर ये वाली लाइन थर्ड लाइन। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जैसे जो लास्ट लाइन है ये इनफाइनाइट से 1 तक की, तो उस लास्ट लाइन को कहा जाता है लिमिटिंग लाइन। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी सीरीज की लिमिटिंग लाइन की बात कर रहा हो, इसका मतलब वो इनफाइनाइट से आती हुई लाइन की बात कर रहा है। आई बात समझ सभी को। चलिए, तो हमें क्या करना है, इस लाइन का दैट इज लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट इज लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो लिमिटिंग लाइन के लिए लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी, इनफाइनाइट टू 1 दैट इज NH हायर एनर्जी लेवल इनफाइनाइट हुआ और लोअर एनर्जी लेवल 1 हुआ। ठीक है, चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला भी है वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, जिसे क्या कहा जाता है, राइडबर्ग इक्वेशन कहा जाता है। तो राइडबर्ग इक्वेशन है 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना। अब देखो 1/λ इक्वल्स टू RH राइडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसको हम बाद में पुट करेंगे, अभी उसको वैसे ही लिखते हैं RH इंटू 1/NL, NL की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 1/NH, NH मीन्स इनफाइनाइट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1/λ इक्वल्स टू RH इंटू 1, क्योंकि 1/इनफाइनाइट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और 1/1 स्क्वायर 1 1 0 दैट इज 1। तो फाइनली कितना आया, 1/λ इक्वल्स टू RH। ओके,
फिर देखो अब 1/λ इक्वल्स टू RH की वैल्यू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ओके, ये RH की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को 1.1 राउंड फिगर करके इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, फिर इसको रिवर्स करेंगे, इनवर्स करेंगे इसका, क्या बनेगा लैम्डा इक्वल्स टू 1/1.1 इंटू 10⁵, और सेंटीमीटर इनवर्स मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, तो उसका इनवर्स किए तो ऊपर क्या आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, लैम्डा इक्वल्स टू, और फिर ध्यान रखना हमें ऑप्शन में नैनोमीटर दिया हुआ है, तो हमें आंसर नैनोमीटर में लेकर आना है। ठीक है, 1/1.1 इंटू 10⁵ ऊपर जाएगा तो -5 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बाकी लैम्डा इक्वल्स टू 1/1.1 इंटू 10⁻⁻5, और सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। ओके, ये 1/1 लिख सकते हैं अपन 11/10, ठीक है, इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे 10 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 100/11 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अभी 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 मीटर। ओके, फिर ये 100/11 करोगे तो 100/11 करने पर कितना आएगा, देखो मेरे ख्याल से 9 टाइम्स आएगा, 11 9 99 10 9 11 0। ओके, फिर 9.09 के आसपास आएगा, 9.09 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। अब हमें आंसर चाहिए नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर के लिए हम नैनो की इनवर्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर -8 + 9 कितना बनेगा, +1, 10⁻+1 मीन्स 10, 90.9 के आसपास आएगा, तो 90.9 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 92। आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। ओके, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोग खुद ही कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो जल्दी हो जाएगा आपको से। ओके, चलिए इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो क्या आता है आंसर। क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बार्मा सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में बार्मा सीरीज की थर्ड लाइन की वेवलेंथ बतानी है, और किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में। ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, है ना, दैट इज राइडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में बतानी है। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि Q1 क्या क्या है। तो बार्मा सीरीज की थर्ड लाइन, तो बार्मा सीरीज की थर्ड लाइन हाइड्रोजन एटम में क्या होगा। ओके, तो देखो थर्ड लाइन मीन्स, तो बार्मा सीरीज हमें पता है कि कहां पे एंड होती है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। तो ये थर्ड है ना, ये हम फर्स्ट बना रहे हैं एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, लाइक वाइज आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखो, बारबर सीरीज की फर्स्ट लाइन 3 से 2, सेकेंड लाइन 4 से 2, फिर थर्ड लाइन 5 से 2। ओके, तो थर्ड लाइन का एडिशन कहां से कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 5 से 2, that is 5 means NH और 2 NL है ना। तो NH की वैल्यू 5 और NL की वैल्यू 2। ओके, अब बस हमें फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो आप लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, और सेकंड ये इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला है 1 by lambda equals to R into 1 by NL square minus 1 by NH square। 1 by lambda equals to R into 1 by NL की वैल्यू 2, that is 2 का स्क्वायर minus 1 upon 5 का स्क्वायर। ओके, फिर 1 by lambda equals to R into 1 by 4 minus 1 by 25। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, है ना। बस अब तो क्या रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन बच गया। तो जो सही सही कैलकुलेशन करेगा उसको फटाफट सही सही आंसर आएगा। ओके, तो R इंटू, फिर ये इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 4 अपॉन 25 इंटू 4 दैट इज 100। 1 by lambda equals to R इंटू 25 माइनस 4 21 अपॉन 100। अब हमें लैम्बडा निकालना है। ऐसा नहीं कि फटाफट आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का आया 21 R अपॉन 100 और एक ऑप्शन देखिएगा 21 R अपॉन 100 फटाफट टिक लगा दिया, गलत हो जाएगा, है ना। केयरफुली देखो, यहाँ पर वेव लेंथ पूछ रहा है, इस लैम्बडा की वैल्यू पूछा है इन टर्म्स ऑफ R। लैम्बडा क्या होगा? 100 अपॉन इनवर्स करोगे तो 21 R, ठीक है। ये आंसर ढूंढो इसको, 100 अपॉन 21 R, ये तो 100 R अपॉन 21 है, 100 अपॉन 21 R, ये सेकंड ऑप्शन। क्लियर सभी को? चलिए, तो एकदम केयरफुल होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जबरदस्ती गलत नहीं करना है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है, what will be the number of visible lines in hydrogen atomic spectrum in a electronic transition from 5th to 1st energy level। तो हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5th से 1st एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने पर कितनी विजिबल लाइंस होंगी। तो विजिबल लाइंस मींस जो लाइंस हमें दिखेंगी, ठीक है। तो जो लाइंस हमें दिखती है वो लाइंस कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? विजिबल रीजन में प्रेजेंट होती है। और विजिबल रीजन में कौन से सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना। तो वो होती है इसकी बार्बर सीरीज की, है ना। मींस बार्बर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें विजिबल रीजन में मिलती है, ठीक है। तो देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है कि बार्बर सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है या फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां जाता है? सेकेंड एनर्जी लेवल में जाता है, दैट इज n इक्वल्स टू 2। बार्बर सीरीज की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमें विजिबल लाइंस कैलकुलेट करनी है। तो बार्बर सीरीज में इलेक्ट्रॉन फाइनली जाता है सेकेंड एनर्जी लेवल में। ओके, तो सेकेंड एनर्जी लेवल फिर ये n इक्वल्स टू 3, फिर n इक्वल्स टू 4, फिर n इक्वल्स टू 5, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? 5th एनर्जी लेवल से आ रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से आएगा तो बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है, मींस कहीं भी जा सकता है नीचे, है ना। बट हमें क्या बताना है कि विजिबल लाइंस कितनी होगी। तो विजिबल लाइन के लिए बार्बर सीरीज बनाएंगे। ओके, तो बार्बर सीरीज के लिए एक पॉसिबिलिटी 5 से कहां 2, ओके। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी 4 से 2, फिर तीसरी 3 से 2, और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, ठीक है। तो बार्बर सीरीज में कितनी लाइंस आई?
1 2 3 लाइंस आई जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बहुत अलग अलग तरीकों से आ सकता है, मींस बहुत सारी लाइंस एमिट होंगी, लेकिन हमें उन लाइंस के बारे में बताना है जो लाइंस विजिबल रीजन में होती है, मींस विजिबल लाइंस। तो विजिबल लाइंस के लिए हम कौन सी लाइन बनाएंगे, केवल बार्मर सीरीज की लाइंस बनाएंगे। मींस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम कैसे करेंगे, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कौन सी एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, और वो जो एनर्जी लेवल जहां से अपने को इलेक्ट्रॉन लाना है वो कहां से होगा, फिफ्थ से होगा। तो फिफ्थ से जब नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन 4 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो हम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है 5 से 2, दूसरी पॉसिबिलिटी 4 से 2 और तीसरी पॉसिबिलिटी 3 से 2। कितनी लाइंस मिली, 3 लाइंस मिली। तो आंसर क्या होगा 3। ओके, चलिए कंफ्यूज मत होना, है ना। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछता व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन फ्रॉम 5 to 1। तो उस सिचुएशन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फिर पूरा डायग्राम बना कर देते हैं, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्या होता, फॉर्मूला में लिखा है NH minus NL that is 5 minus 1 into NH minus NL plus 1 upon 2 equals to 5 minus 1 4 into ये 5 upon 2, ये 2 2 2 into 5 10। तो आंसर क्या होगा 10 होगा। लेकिन कब, जब इसमें पूछता कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तब आंसर 10 होता। लेकिन अभी पूछा है नंबर ऑफ विजिबल लाइंस। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो विजिबल लाइन की बात करेगा तो हमें बार्मर सीरीज को देखना है। ठीक है, चलिए नोट करो इसको भी। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है when the electron jumps from n equals to 4 to n equals to 1 state the number of spectral lines emitted will be। तो देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। तो इस केस में हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल्स टू NH minus NL plus 1 upon 2 equals to NH की वैल्यू 4 minus 1 NL की वैल्यू है, और यहाँ पर 4 minus 1 plus 1 upon 2 equals to फिर ये 3 into 4 upon 2 equals to कितना होगा 2 into 2 3 into 2 that is 6। तो आंसर क्या हुआ 6। समझ में ऐसा लिखो, है ना, कि हमें कब किस तरीके से आंसर निकालना है, हमसे पूछा क्या गया है। ओके, चलिए इसको नोट कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द लाइन in the emission spectrum of Li2 plus has the same wavelength as the second line of Balmer series in hydrogen spectrum, the electronic transition corresponding to। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लिथियम 2 प्लस के एमिशन स्पेक्ट्रम में जो वेरियस नंबर ऑफ लाइंस होंगी उनमें से एक लाइन की वेवलेंथ वही होगी जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बार्मर सीरीज की सेकेंड लाइन की होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बार्मर सीरीज की सेकेंड लाइन को लिथियम 2 प्लस के स्पेक्ट्रम के किसी लाइन से रिलेट करेंगे, है ना। मींस हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और Li2 प्लस के स्पेक्ट्रम को आपस में रिलेट करना है। ओके, तो देखो यहां पर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं और यहां पर Li2 प्लस के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो हमें हाइड्रोजन के सेकंड बोल रहा है कि बार्मर सीरीज की सेकंड लाइन। ओके, अब बार्मर सीरीज की सेकंड लाइन मींस, तो बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन होती है 3 से 2, तो सेकंड लाइन होगी 4 से 2, दैट इज 4 to 2।
ओके, तो इस पर्टिकुलर लाइन की जो वेव लेंथ है ना, वही वेव लेंथ Li2 प्लस के किसी एमिशन या फिर किसी लाइन की है। ओके, तो Li2 प्लस में हमें NH और NL पता करना है। ठीक है, चलिए, तो इस पर्टिकुलर एमिशन में NH से NL के रिस्पेक्ट में जो वेव लेंथ है वही वेव लेंथ हाइड्रोजन की वेव लेंथ होगी। ओके, दोनों की वेव लेंथ सेम है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1/λ इक्वल्स टू, देखो 1/λ ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखे हैं ना, LH, सॉरी λH इक्वल्स टू R इंटू 1/NL स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। ओके, और लिथियम 2 प्लस के लिए 1/λ ऑफ Li2 प्लस इक्वल्स टू R इंटू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। अभी हमें पता नहीं इसके बारे में, ठीक है, बस हमें ये पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा ऑफ H इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ Li2 प्लस एज पर क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये हो जाएगा, दोनों को इक्वल करोगे तो R R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/4 माइनस 1/16 इक्वल्स टू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस 1/4 बचेगा, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/4 और 3/4 अपॉन 4 है 3/16, क्या बचेगा यहाँ पर 3/16 इक्वल्स टू 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर। ऐसा हमारे पास इक्वेशन आया। ठीक है, अब हमारे पास देखो, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन एक ही है। तो दो वेरिएबल हो और इक्वेशन एक ही हो तो हम उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन पुट करोगे तो 4 से 2 दैट इज NL की वैल्यू 2, और अच्छा यहाँ पर एक गलती कर दिया आप लोगों ने, मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर Z स्क्वायर भी आएगा, ये गलती आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए हम एटॉमिक नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर Z स्क्वायर यूज किए, तो Z स्क्वायर मीन्स एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, और Li2 प्लस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, तो हमें यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, अब ये 9 इस तरफ जाएगा, तो इंटू 9, ये 3 3 are 9, 3 16 and 3 48, 1/48, तो 1/48 आना चाहिए, 1/NL स्क्वायर माइनस 1/NH स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, चलिए, अब देखो यहां पे NL की वैल्यू क्या पुट करें और NH की वैल्यू क्या पुट करें। तो NL की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 है, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो वो कितना आता था, 3/4 आता था, तो ये मैच नहीं करेगा। फिर सेकंड ऑप्शन देखो 2 8 to 2, तो अगर हम NL की वैल्यू पुट करें तो 1/4 माइनस 1/8 स्क्वायर, 8 64। ओके, तो फिर यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे 1/4 कॉमन 1/16, 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 16 इंटू
4, ये भी नहीं आएगा, है ना। चलो ये भी मैच नहीं कर रहा, इसको चेक करते हैं। 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 1/4 स्क्वायर में 16, 1/8 स्क्वायर में 64, फिर 1/16 कॉमन लेते हैं, 1 - 1/4 तो 3/4 करेंगे तो 4 × 16, 16 4 64, 3/64 आ रहा है, फिर मैच नहीं किया। फिर लास्ट 12/6, 1/6 फिर 36 माइनस 1/12 का स्क्वायर 144। ओके, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 1/36 कॉमन लेते हैं, 36 टाइम्स आएगा क्या कुछ 4 6 4 24 2 4 3 12 144, यस जा रहा है। 1 माइनस 1/4। ओके, फिर यहाँ पर 4 - 1 दैट इज 3, यहाँ पर 3/4 आया। ओके, फिर यहाँ पर 3 की तरह जाएगा, 3 1 3 2 12 12 4 48, यस ये मैच कर रहा है 1/48। कौन सा मैच किया? लास्ट ऑप्शन मैच किया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है ना। मीन्स दोनों को आपस में रिलेट करके देखना है और केयरफुली वैल्यूज को पुट करना है और देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, कौन से स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर Li2+ था, तो Li2+ के लिए हमें एटॉमिक नंबर भी यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने गलती की अभी, तो ऐसी गलती आप लोगों से भी हो सकती है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, उस गलती को नहीं दोहराना है। ओके, चलिए तो कर लो इसको। इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो, बना के देखो। If the series limit of wavelength of Lyman series of hydrogen atom is 912 angstrom, then the series limit of wavelength for the Balmer series of hydrogen atom is। यहाँ पर सीरीज लिमिट का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर सीरीज कहां तक जा सकती है, और ये मैंने डिस्कस कर चुके हैं ना कि कोई भी सीरीज कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। मींस इनफाइनाइट से उसकी लोवेस्ट एनर्जी लेवल तक आ सकती है ना। मींस अल्टीमेटली हमसे क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं, मींस लिमिटिंग लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम के केस में लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट की वेवलेंथ 912 एंगस्ट्रॉम है ना। तो हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन दैट इज इनफाइनाइट से 1, उसकी वेवलेंथ है 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो हमें बताना क्या है, हाइड्रोजन एटम में बार्मर सीरीज की सीरीज लिमिट दैट इज लास्ट लाइन दैट इज इनफाइनाइट से कहां 2 तक के लिए इसकी वेवलेंथ बतानी है हमें। ठीक है, चलिए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/λ = r × 1/ml²। लोअर एनर्जी लेवल 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो वो तो आएगा ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, ऊपर की जरूरत ही नहीं है ना। इक्वल्स टू क्या आएगा, r आएगा, तो 1/λ की वैल्यू क्या आई, r के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपन फॉर्मूला 1/λ, इसको लैम्डा डैश कर लेते हैं, इक्वल्स टू r × 1/2 स्क्वायर, फिर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, 1/λ डैश इक्वल्स टू r/4। ठीक है, और r यहाँ से निकाल सकते हो आप लोग, या फिर काम कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। इसमें फिलहाल यहाँ पर r की वैल्यू निकाल कर वहां पुट करूंगा, तो r आ जाएगा 1/λ, और लैम्डा कितना दिया हुआ है 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसको वहां पुट करते हैं, 1/λ डैश इक्वल्स टू 1/2
912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इन्वर्स करोगे, इन्वर्स करने पर आएगा लैम्डा इक्वल्स टू 912 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बट ऑप्शन मैंने इस तरीके से दिया हुआ है। तो 912 इंटू 4 कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन आएगा समझ में? ठीक है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर कोई और होता, लिथियम 2+ होता या फिर बेरिलियम 3+ होता, तो उस केस में हम Z² पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो Z² को खास कर ध्यान रखना, हमेशा गलती उसी में होती है। ठीक है, चलिए आंसर आ गया, नोट कर लो इसको। ओके, अब डिस्कस करते हैं पर लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, मींस बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, it cannot explain the spectrum of multi electronic elements or species. Okay, means बोर के एटॉमिक मॉडल से हम केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मींस हमने जो फॉर्मूले देखे थे अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उन फॉर्मूलेस को केवल हम एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम हुए तो उसके स्पेक्ट्रम में उन फॉर्मूलेस को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये पहला ड्रॉबैक है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल से हम केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके, फिर देखो अगला ड्रॉबैक, तो इट वायलेट्स द Heisenberg uncertainty principle। अब ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। ठीक है, तो आगे चल के आप लोग पढ़ोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है, it do not include the wave nature of electron। तो इस पॉइंट को भी आपको आगे चल के समझ पाओगे कि इलेक्ट्रॉन में वेव जैसा नेचर भी होता है, लेकिन बोर ने उसको इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन जीमर इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ओके, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल से हम जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि जीमन इफेक्ट क्या है और स्टार्क इफेक्ट क्या है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो देखो जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है और स्टार्क इफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिख देता हूं जीमन इफेक्ट का। जीमन इफेक्ट दैट इज splitting of spectral lines into closely spaced fine lines in the presence of मैग्नेटिक फील्ड।
ये जीमन इफेक्ट का स्टेटमेंट है। अब देखो जीमन इफेक्ट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा था कि स्पेक्ट्रम जब ऑब्टेन होता है तो डार्क स्क्रीन में, ये डार्क स्क्रीन है, वेरियस नंबर ऑफ कलर्ड लाइंस प्रेजेंट होती है ना, जिन लाइंस के बीच में गैप होता है, मींस एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ओके, तो उस स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिख रहा है, डार्क स्क्रीन में लाइंस दिख रही है जिनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। ओके, तो हमने इनिशियली एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया और इस स्पेक्ट्रम में ये पर्टिकुलर लाइन है, फिर ये दूसरी पर्टिकुलर लाइन है। ठीक है, अब हमने इसी स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक स्पेक्ट्रल लाइन एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। जैसे कि देखो यहां पर एक स्पेक्ट्रल लाइन थी, तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वही स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो रही है ना, 3 पतली पतली लाइन में स्प्लिट हो रही है। ओके, तो इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है जीमन इफेक्ट। किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर डिवाइड हो जाती है एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस में, और वो लाइंस और भी पतली पतली स्पेक्ट्रल लाइंस होती है जिन्हें कहा जाता है फाइन लाइंस। जिन्हें क्या कहा जाता है, फाइन लाइंस कहा जाता है ना। जैसे कि ये एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 फाइन लाइंस में स्प्लिट हो गई है ना, और ये स्पेक्ट्रल लाइन 5 फाइन लाइंस में स्प्लिट हो गई। देख सकते हो यहाँ पर पतली पतली लाइन में स्प्लिट हो रही है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, फाइन लाइंस मिल रही है। किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फाइन स्पेक्ट्रम को बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ है कि एक स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में क्यों स्प्लिट हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई बात समझ सभी को। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब स्पेक्ट्रम को देखा जाता है तो तब भी वो स्पेक्ट्रल लाइन एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी होता है ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में भी होता है ऐसा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किसने ऑब्जर्व किया इस इफेक्ट को, जीमन ने इफेक्ट किया, तो उसको नाम दिया गया जीमन इफेक्ट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम को देखते हैं और स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है तो उस इफेक्ट को कहा जाता है जीमन इफेक्ट। ओके, और यही इफेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑब्जर्व करेंगे तो उस इफेक्ट को बोला जाएगा स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी किसकी, जीमन इफेक्ट की। और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करें तो हमें कौन सा इफेक्ट मिलेगा, स्टार्क इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्क इफेक्ट की भी डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। आई बस समझ। चलिए, तो ये है, ये स्पेक्ट्रम हमें इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे फाइन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। और ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कभी कभी आप लोगों से स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये थे कुछ ड्रॉबैक इसके बोर्स एटॉमिक मॉडल के। ओके, तो इनको नोट कर लो। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का अप्रोच, कि मॉडर्न एटॉमिक मॉडल किस तरीके से डेवलप हुआ। ओके, चलिए, अब डिस्कस करते हैं अपन डेवलपमेंट लीडिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल विच इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। मींस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसे वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है।
ठीक है, जिसके बारे में अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में तो क्लास 9 में पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल कौन से कॉन्सेप्ट्स की वजह से डेवलप हुआ था, तो वहां पर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और इसे डी ब्रॉगली की बजाय डी ब्रॉय पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिखना पढ़ेंगे डी ब्रॉगली, लेकिन बोलते क्या है इसको, डी ब्रॉय बोलते हैं। ओके, तो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो डी ब्रॉगली या फिर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ओके, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग भी साइंटिस्ट का नाम है ना। तो इन दो कॉन्सेप्ट की बेसिस पर मींस डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बनाया गया। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उनको पढ़ने के बाद फिर हम फाइनली पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जहां से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी केमिस्ट्री में आगे आने वाली जो चीजें हैं उनमें जो काम आएगा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट काम आएगा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, चलिए इतना नोट करो, फिर हम पढ़ेंगे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ओके ओके, तो अब डिस्कस करते हैं अपन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो देखो डी ब्रॉय ने क्या हाइपोथेसिस दी, मींस क्या कल्पना की या फिर क्या अनुमान लगाया जो कि आगे चल के सही भी प्रूव हुआ था, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो डी ब्रॉय ने कहा कि जब लाइट जो कि एक वेव है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, मींस लाइट का ड्यूअल नेचर होता है ना। ये बातें पहले चली रही थी कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर होता है, मींस वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब लाइट जो कि एक वेव है उसका पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो क्यों ना इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है तो उसका भी वेव नेचर होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा कि किन्होंने, डी ब्रॉय ने। ओके, मींस इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पास कैसा नेचर होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए, जो कि आगे चल के प्रूव भी हुआ। किसके थ्रू, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना। तो डेविसन और जर्मर ने अपना एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, वो सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, तो उसके थ्रू प्रूव हुआ था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ मैटर वेव का। ओके, तो देखो मैटर के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर मींस मैटर किससे बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा कि जब ये पार्टिकल मोशन में होते हैं या फिर मूव करते हैं, तो मूव करते वक्त उनके पास वेव जैसा नेचर होता है। ठीक है, मींस उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है जिसे कहा जाता है मैटर वेव। ओके, तो जब पार्टिकल मूव करते हैं मींस उनके पास मोमेंटम है, तब उनके पास वेव भी हो, मींस वो वेव की तरह भी बिहेव करेंगे, है ना। और उसी वेव को कहा जाएगा मैटर वेव। ओके, और मैटर वेव के बारे में आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे क्लास 12 में, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ बेसिक फंडे क्लियर करने हैं जिससे हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, चलिए तो मैं इसको एक समराइज फॉर्म में लिखता हूं, है ना। डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस देखो, तो डी ब्रॉय ने कहा
कि every matter which is moving or having momentum should behave like matter, and the wave associated with matter is called मैटर वेव। ओके, तो ये है मैटर वेव का इनिशियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और डिटेल फॉर्म में आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। ओके, चलिए अब देखो हम इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करेंगे या फिर पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो एनी पार्टिकल which is moving or having momentum should be associated with wave or have wave like nature, and wavelength of its matter wave is called de Broglie वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आएगा de Broglie वेवलेंथ का। ओके, कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो मूव करते वक्त उसके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसे मैटर वेव कहा जाता है, और उस मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी उसे कहा जाएगा de Broglie वेवलेंथ। ठीक है, तो यहां से अब हमारा मेन टॉपिक चालू होगा, दैट इज de Broglie वेवलेंथ, जो कि आगे चल के हमें डिस्कस करना है, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, अब देखो लेट्स सपोज यहां पे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास स्मॉल m है। ओके, अभी जब पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करते वक्त उसके पास एक वेव होगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ को हम de Broglie वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, और जिसका सिंबल लैम्डा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखो जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते वक्त उसके पास वेव एसोसिएटेड है ना, मींस वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब उस पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगा। ठीक है, और मोमेंटम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्मॉल p से डिफाइन करते हैं। ओके, और मोमेंटम क्या होता है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पार्टिकल जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं। इस पार्टिकल की
स्पीड और वेलोसिटी स्मॉल v है। यहां तक क्लियर हो सभी को? तो ये हम स्टार्टिंग में एज्यूम कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है, वेव जैसा बिहेवियर है ना। तो उस वेव का वेवलेंथ हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहे हैं, उसका सिंबल लैम्डा मेंशन कर रहे हैं, है ना। और जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पार्टिकल का मास है m और उसके मोशन से रिलेटेड मोमेंटम p और वो जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड v से डिनोट की जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, है ना। अब देखो, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि अगर कोई मैटर का पार्टिकल मूव करता है तो मूव करते वक्त उसके पास जो वेव होगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ वो उस पार्टिकल के मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ओके, तो इसको हम फर्दर एक्सपांड करेंगे। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय मोमेंटम को हम p से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, फिर जब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास फाइनली एक इक्वेशन आती है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। और ये इक्वेशन कहलाती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ओके, या फिर डी ब्रॉय इक्वेशन। यहां तक ये सभी को, और h का मीनिंग क्या है सभी को पता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये है हमारा फॉर्मूला पार्टिकल के वेव नेचर से रिलेटेड वेव की वेवलेंथ का। ठीक है, मींस ये किसी भी टाइप के पार्टिकल के लिए वैलिड है। मींस वो पार्टिकल छोटा से छोटा क्यों ना हो या फिर बड़े से बड़े पार्टिकल क्यों ना हो। ओके, चलिए तो हम आगे चल के इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जहां लैम्डा है पार्टिकल की वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट और p मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। ओके, फिर देखो इसका एक्सपांड करते हैं अपन। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एक और फॉर्मूला आया हमारे सामने, है ना। m रिप्रेजेंट मास ऑफ द पार्टिकल, v रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करो। अब देखो, हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है, मीन्स वो पार्टिकल मोशन में हो तो उस पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, दैट इज एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। तो मोशन से रिलेटेड एनर्जी को क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल के वेवलेंथ को पार्टिकल की मोशन की वजह से एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे। तो वो किस तरीके से रिलेट करोगे उसको देखो, है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, है ना। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर v स्क्वायर लिखेंगे, बाकी सब इस तरफ लेके जाएंगे, 2 इंटू के ई अपॉन m।
तो ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर का एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहां से हम v का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, तो v इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। ओके, तो हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास एक और रिलेशन आएगा, तो वो क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। इनको फटाफट नोट करते चलो आप लोग। अभी हम फॉर्मूला करेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये v स्क्वायर, तो उस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब v स्क्वायर किसके इक्वल है, 2ke अपॉन m के इक्वल है, तो इक्वल्स टू 2ke अपॉन m। अब हम लैम्डा को एक साइड और काइनेटिक एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को एक साइड लेंगे, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पर m इस तरफ, इट इज m इंटू h स्क्वायर अपॉन 2 ke इंटू m स्क्वायर। ओके, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर एक m से एक m कैंसिल, है ना, ये तो जो भी लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन m कैंसिल हो गया, एक m बचा नीचे, 2m के e। ओके, तो फाइनली हमारे पास आएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, h अपॉन पूरा अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट 2m के e, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है हमारे पास वेवलेंथ का, पार्टिकल के वेवलेंथ का और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, आपस में रिलेशन है ये। ओके, तो ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आया है ना। बाकी आप लोगों को फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। It is lambda equals to h upon under root 2m ke. m is the mass of the particle, ke represents the kinetic energy of the particle. Okay, इसको नोट करो फटाफट। यहाँ तक हो गया सभी का। तो देखो सारे फॉर्मूले याद करते चलो आप लोग, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो फटाफट बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि लैम्डा का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा है। तो देखो, अगर एक ही पार्टिकल डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी, है ना, लेकिन पार्टिकल सेम है तो मास सेम होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना फॉर द सेम पार्टिकल, फॉर अ सेम पार्टिकल विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। यहां तक है सभी को। चलिए, अब देखो एक और फॉर्मूला है, तो उसमें आप लोगों का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो यहां पर लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर एक चार्ज्ड पार्टिकल है। ओके, ये पार्टिकल कैसा है, चार्ज्ड है। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, लाइकवाइज, है ना। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है ना। इसके चार्ज के सिंबल को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, मींस इस पर एक पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है जिससे ये मूव करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमने इसमें इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल अप्लाई किया कैपिटल V, है ना, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसमें स्मॉल v भी है ना, स्मॉल v था जो वेलोसिटी था, ठीक है, और कैपिटल V पोटेंशियल अप्लाइड है। ओके, तो इस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, ये मोशन में हो जाएगा, मूव करने लगेगा, और उस मोशन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज दैट इज Q इंटू पोटेंशियल दैट इज V। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहां तक है सभी को? तो सभी को समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया तो उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाइड, Q इंटू V। यहां तक है सभी को? चलिए, तो यहाँ पर Q पे आप लोग क्या पुट करोगे, उस चार्ज पार्टिकल की चार्ज की वैल्यू को पुट करोगे, और यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करोगे वोल्ट में, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना यहाँ पर चार्ज की वैल्यू किस में होनी चाहिए, कूलम में होनी चाहिए, और पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट में होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके हमें स्टैंडर्ड यूनिट में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर जूल में कैलकुलेट करना है या फिर जूल में दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमें Q को कूलम में रखना होगा और पोटेंशियल को वोल्ट में रखना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास रिलेशन आएगा लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू V। तो ये बनेगा एक और फॉर्मूला, ये किसके लिए है, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग डायरेक्टली याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियर हो सब में आता है, इसको भी नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए? तो अब हम लाइन से एक साथ सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और टॉपिक बहुत सिंपल है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल इक्वल्स टू H अपॉन P, H टाइम कांस्टेंट, P मोमेंटम, फिर लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन M इंटू V, M मास ऑफ द पार्टिकल, V स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ओके, फिर एक फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m ke, है ना, m मास ऑफ द पार्टिकल, ke काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। फिर चार्ज पार्टिकल के लिए लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू V। ओके, तो ध्यान रखना, ये जो कैपिटल V है वो पोटेंशियल है और स्मॉल v स्पीड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में 4 फॉर्मूले मिल रहे हैं, और ये चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इन सबको नोट कर लो और एक बार और रिवाइज कर लो सब चीजें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
चलिए